Hello students, welcome back to our channel. If you are new to our channel, my name is Neha and I am going to teach you fundamentals of banking. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, जिसमें हम कवर करेंगे प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. अभी एक बात याद रख लो, जैसे आपने पहले मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें हमने ये चीज देखी है कि जो बैंक है वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है. ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब मिडल मैन बिटवीन द पर्सन हु वांट्स टू सेव द मनी एंड बिटवीन द पर्सन हु वांट्स टू बोरो द मनी. तो इट इज लाइक अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स. तो सेवर्स का पैसा बोरोवर्स को दिया जाता है, लिंक क्रिएट हो जाती है. तो ये जो बैंकिंग का डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर जितनी भी चीजें इंक्लूडेड है वो सारे बैंक के प्राइमरी फंक्शंस है. और उसमें क्या क्या है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन देना, पेमेंट को फैसिलिटेट करना, ये सारी चीजें मोस्टली हमारे प्राइमरी फंक्शंस में कवर होती है. लेट्स रीड. Mobilization of the deposits from the public is the most important function of the bank. Mobilization का मतलब है सारे डिपॉजिट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर देना. ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे 5,000, वहां 6,000, यहाँ पे 3,000, सब जब एक जगह पे आएंगे तो बड़ा अमाउंट बनेगा. वो काम है हमारी बैंक का. A bank accepts money from the people in the form of deposits which are usually repayable on demand. ओके, जब भी कस्टमर की इच्छा होगी तब उनको क्या मिलेगा? अपना डिपॉजिट वापस मिलेगा. ऐसे डिपॉजिट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट या फिर डीडी भी बोलते हैं. बट डीडी का एक और मतलब है जिसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट. तो वो डीडी को ये डीडी से कंफ्यूज नहीं करना है. हमारा जो है वो डिमांड डिपॉजिट है, रिपेएबल ऑन डिमांड. दूसरा है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड, जिसको हम बोलते हैं टाइम्ड डिपॉजिट. उसमें हमारा जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, ये काफी क्लासिक एग्जांपल है. फिक्स डिपॉजिट जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही हम ओपन कर सकते हैं और हमारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. बैंक्स एक्ट एज द कस्टोडियंस ऑफ द पब्लिक मनी. कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मनी का मतलब है बैंक हमारे पैसे का कस्टडी लेता है और उसकी कस्टडी में सारे पैसे हमारे सेफ रखता है. ठीक है. Traditionally, Indian banks have been offering 4 types of deposit accounts. अभी 4 टाइप के अलग अलग डिपॉजिट अकाउंट्स है. कौन से? करंट अकाउंट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का होता है. सेविंग्स बैंक अकाउंट, जो यूजुअली ऑलमोस्ट सारे लोगों का होता है जिनको सेविंग्स करने की इच्छा होती है. दूसरा है आरडी और चौथा है एफडी. ओके. However, due to competitive pressures, banks have introduced new deposit products which combine the features of above two और more types of deposit accounts such as automatic sweep and flexi FD. इसका क्या मतलब है? बेसिकली 4 टाइप के अकाउंट्स है: करंट, सेविंग्स, एफडी एंड आरडी. बट व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज कंपटीशन दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, all the banks are providing same kinds of services, we need something जो लोगों से हटकर हो, लोगों से अलग हो. इसलिए कई बैंक्स ने ऐसे हाइब्रिड अकाउंट ओपन करना चालू कर दिया है जिसमें वो काफी सारी सर्विसेज एक साथ दे देते हैं. या फिर एफडी को फ्लेक्सिबल बना दिया, क्योंकि एफडी में कैसे हम एक ही बार तोड़ सकते हैं, तो ये वाली एफडी में उन्होंने ज्यादा फीचर्स दे दिए. तो ऐसे करके वो क्या करता है, हमारी बैंक कैसे ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकती है, उसके लिए वो ऐसे प्रोडक्ट्स का क्रिएशन करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स दैट आर रीपेएबल ऑन डिमांड, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा. In case of demand deposits, the funds deposited can be withdrawn by the customer, depositor or the customer at any time. ठीक है, without giving any advance notice. कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, आओ अपना पैसा निकाल के जाओ. Funds can be withdrawn or transferred through issue of check or electronic banking transactions such as ATM, internet banking. These deposits does offer a high degree of liquidity. लिक्विडिटी का मतलब है मेरे हाथ में कितना पैसा है अभी. डिमांड डिपॉजिट है तो मैं कभी भी निकाल सकती हूँ, तो मेरी उतनी लिक्विडिटी मेंटेन होगी. अगर एफडी है तो शायद मुझे रुकना पड़े 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, या मे बी 3 महीने के लिए. तो मेरे 3 महीने तक मेरी वो कैश जो है वो लिक्विड नहीं, वो फ्रोजन है. बराबर है कि नहीं? पानी जब लिक्विड होता है तो हम तुरंत पी सकते हैं, बट अगर उसका बर्फ है तो उसको पिघलने के लिए टाइम लगता है. तो ये जो पिघलने के लिए जो टाइम लगता है, उसीलिए उसको बोलते हैं फ्रोजन मनी.
और जो मनी हम तुरंत यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं लिक्विड मनी। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से टाइप के? सबसे पहला है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तुम समझ लो नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए ही ये अकाउंट ओपन किया जाता है। Though there is no restriction on an individual to open this type of account. As current account is a demand deposit, bank is obliged, बैंक के ऊपर एक कंपल्शन होता है कि उनको वो जो पैसा है वो कस्टमर की डिमांड पे करना ही पड़ेगा। The current accounts do not yield any interest. करंट अकाउंट्स पे कोई भी टाइप का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कभी कभी सेविंग अकाउंट पे बहुत कम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाएगा, करंट अकाउंट पे उतना भी नहीं मिलता है। देयर इज नो इंटरेस्ट फैसिलिटी available. Also, the bank specify to maintain a certain minimum balance. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो। मिनिमम बैलेंस करंट अकाउंट के लिए चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो फिर पेनल्टी लगती है या फिर कोई टाइप का चार्ज लगता है। बैंक्स चार्ज सम सर्विस चार्जेस ऑन दीज अकाउंट्स। चेकबुक फैसिलिटीज ऑल्सो प्रोवाइडेड हियर। अभी करंट अकाउंट क्या है वो हमने समझ लिया, बट करंट अकाउंट का पर्पस क्या है? Why is current account there? करंट अकाउंट के लिए सबसे पहले आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर लो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एक दिन में जितने ट्रांजैक्शन करने उतने ट्रांजैक्शन कर लो, एक महीने में, देयर इज नो लिमिट ऑन इट। ओके, उसके लिए करंट अकाउंट्स का फायदा होता है। सच अकाउंट इज डेफिनेटली 100% आइडियल फॉर बिजनेस पीपल। आप इमेजिन करो ना, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक दिन में 100-200 कस्टमर आते हैं, 100-200 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, फिर भी इनको कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि करंट अकाउंट है। ओके, who have to make several payments to suppliers, workers, freelancers, etc. at the same time and receive payments from customers on a frequent basis. जैसे इमेजिन करो यू आर द ओनर ऑफ अ कंपनी, तुम्हारे कंपनी में 100 एम्प्लॉइज है। महीने की लास्ट डे को, जैसे फॉर एग्जांपल 31st अगस्त को आपको 100 लोगों को पेमेंट करनी है, तो 31st अगस्त के दिन ही आपके 100 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, वो भी पेमेंट के, इतना बड़ा अमाउंट है ना। तो उसमें करंट अकाउंट रहता तो प्रॉब्लम नहीं आता। बट इमेजिन करो यही सेम चीज आप आपकी सेविंग अकाउंट से कर रहे हो, सेविंग अकाउंट से आप 100 लोगों को पेमेंट कर रहे हो, तो इट कैन कम अंडर द रेडार ऑफ द इनकम टैक्स पीपल कि भाई ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, क्यों जा रहा है। करंट अकाउंट में वैसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट, इट इज द मोस्ट कॉमन अकाउंट इन अ बैंक। कोई भी बैंक में सेविंग अकाउंट जो है वो काफी ज्यादा कॉमन है। दिस अकाउंट इज यूजुअली ओपनड इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल। सेफ्टी एंड लिक्विडिटी इज फैसिलिटेटेड थ्रू अ सेविंग्स अकाउंट। एज अ सेविंग अकाउंट इज डिमांड डिपॉजिट, इसमें भी आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ अमाउंट अक्रू इंटरेस्ट एट अ रेट सेट बाय द कमर्शियल बैंक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेविंग्स अकाउंट पे आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, एकदम मिनिमम, वो भी बैंक टू बैंक डिफर करता है। जैसे कि यस बैंक का अलग होगा, कोटक बैंक का अलग होगा, आईसीआईसीआई बैंक का अलग होगा, कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वो लोग देते हैं अपने अपने रेट्स के मुताबिक। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो स्पेसिफाइड, वो भी बैंक के हिसाब से होता है। किसी बैंक का होता है 1000 रुपए, किसी बैंक का होता है 2500, किसी बैंक का होता है 4000, डिपेंड्स ऑन द बैंक टू बैंक। The interest rate is lower in case of savings account, which is currently around 3.5% for most banks in India. Savings के लिए 3.5% का इंटरेस्ट वो लोग देते हैं। Further, they are also subjected to restrictions such as number of withdrawals and on the amounts of withdrawals during any specified period. मतलब एक दिन में कितने विड्रॉवल्स कर सकते हो, कितने रुपए के विड्रॉवल कर सकते हो। कुछ कुछ बैंक्स में सेविंग्स में से आप एक दिन में सिर्फ 1 लाख निकाल सकते हो, या 40,000 निकाल सकते हो, 50,000 निकाल सकते हो, तो ये लिमिटेशंस आ जाते हैं। वैसे लिमिटेशंस तुम्हारे करंट अकाउंट में नहीं है, और दोनों अकाउंट में चेकबुक प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। Though a savings account is intended for personal use, it can also be used for business purposes. ऐसा बिजनेस जिसमें ट्रांजैक्शन कम हो, सिर्फ ऐसे बिजनेस के लिए आप ये वाला अकाउंट यूज करो, नहीं तो सबसे बेस्ट है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। Interest received up to 10,000 is exempt from tax. However, interest received beyond this amount shall be chargeable.
जो भी नॉर्मल स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको वो टैक्स चार्ज होगा। ओपनिंग ऑफ सेविंग्स अकाउंट, ओपनिंग ऑफ सेविंग्स अकाउंट इन अ बैंक इज वेरी इजी। आपको बस बैंक में जाके क्या करना है, किसी भी स्टाफ से सेविंग्स अकाउंट बनाने की प्रोसीजर को पूछना है, कुछ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और आपका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ सेविंग अकाउंट। किसी भी इंसान को अगर सेफ्टी मेंटेन करनी है, लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, कभी भी पैसा विड्रॉ करने का फैसिलिटी अलाउ चाहिए, वो लोग सेविंग्स अकाउंट को ओपन करते हैं। दिस अकाउंट हैज इमीडिएट लिक्विडिटी। अभी टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट, कितने टाइप के सेविंग्स अकाउंट है? टुडे बैंक्स इन इंडिया ऑफरिंग अ नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। बहुत सारे अलग अलग सेविंग अकाउंट के ऑप्शन हैं। अभी ये जो फीचर्स है उसमें मिनिमम बैलेंस कितना है, कुछ जैसे कि मैंने बताया कुछ कुछ बैंक्स में 2500, कुछ कुछ बैंक्स में 1000, कुछ कुछ बैंक्स में 0 भी होता है। ठीक है, तो मोस्टली लोग कौन सा चूज करते हैं? 0, मतलब बैलेंस 0 भी हो गया तो भी हमको पेनल्टी नहीं लगेगी, वो एक फीचर है, उसके बेसिस पे सेविंग्स अकाउंट अवेलेबल है। दूसरा फीचर है कैश विड्रॉवल लिमिट्स, कितनी कैश हम विड्रॉ कर सकते हैं एक दिन में। और मे भी कुछ एड ऑन फैसिलिटीज है जैसे चेक कलेक्शन सर्विसेज, मतलब बैंक घर आके चेक कलेक्ट करके जाएगी। ये सारी चीजें, ये सारी चीजों के बेसिस पे सेविंग्स अकाउंट के अलग अलग टाइप्स क्रिएट किए गए हुए हैं। Depending upon the types of savings account, features differ, such as maximum withdrawable account, minimum monthly or quarterly average balance, limits for free transactions, additional features for debit cards, etc. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने IDBI बैंक के सेविंग्स अकाउंट का, वो लोग क्या क्या फीचर्स हमको देते हैं वो अपन यहाँ पे टेबल में दिए गए हुए अपन देखते हैं। आईडीबीआई सुपर सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। प्राइमरी फीचर्स क्या है कि इनको एक इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड मिलेगा, फिर उसके बाद फ्री 5 एटीएम ट्रांजैक्शंस मिलेंगे जो कि अलग बैंक के एटीएम से भी आप कर सकते हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका बैंक का एटीएम का कार्ड अगर एचडीएफसी का है और अगर आप किसी और बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको सिर्फ 3, 4 या 5 ट्रांजैक्शन फ्री रहते हैं। उसके बाद अगर आप किसी दूसरे एटीएम से करते हो तो आपको थोड़ा बहुत पैसा चार्ज करते हो। तो उसमें ये लोग कितने ट्रांजैक्शन अलाउ कर रहे हैं? 5। ओके, अभी ये है आईडीबीआई बैंक स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट में 0 बैलेंस है, फ्री डेबिट कार्ड है। 0 बैलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम सारे लोग प्रिफर करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि पेनल्टी का डर नहीं होता है। ओके, और फ्री डेबिट कार्ड मिलता है। तीसरा है आईडीबीआई बैंक सबका बेसिक सेविंग्स अकाउंट, जिसमें केवाईसी कंप्लीट है। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, और इसमें रिलैक्स है, इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। 0 बैलेंस है, फ्री इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड है। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि आप उस कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कर सकते हो। और जो ये वाला ऊपर है वहां पे इंटरनेशनल का ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो रिलैक्स केवाईसी है, उसमें आपकी इतनी डिटेल्स नहीं लिए जाते, इतने डिटेल्स नहीं लिए जाते तो उतने फैसिलिटीज भी नहीं दिए जाते, मतलब वो अपने को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आईडीबीआई बैंक का जुबिली प्लस सीनियर सिटीजन अकाउंट। जुबिली प्लस सीनियर सिटीजन अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी है और 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आईडीबीआई बैंक सुपर शक्ति विमेंस अकाउंट। मतलब अब देखो, आईडीबीआई बैंक एक सेम बैंक है, उसमें भी इतने सारे टाइप के सेविंग्स अकाउंट है। मतलब इमेजिन करो जितनी भी बैंक्स बाहर है उसमें भी ऐसे 10-12 टाइप्स हो गए, तो कस्टमर के साथ ऑप्शन हो गए, ये चूज करूँ या ये चूज करूँ। जाहिर सी बात है, कोई सीनियर सिटीजन होगा तो कोई इतने सारे ऑप्शंस में सीनियर सिटीजन वाला प्लान चूज करेगा, कोई वुमेन होगी तो वुमेन वाले प्लान चूज करेंगे, कोई ऐसा पर्सन है जिनको कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है वो रिलैक्स केवाईसी चूज करेगा। तो इट हैज बिकम कस्टमर सेंट्रिक, जिस चीज के बारे में मैं कल कंटिन्यूअसली बात कर रही थी कि लोगों के हिसाब से बैंक बन रही है, लोगों को जो चीज की जरूरत है वो सारे फीचर्स बैंक अभी प्रोवाइड करने लग गई है। वुमेन्स अकाउंट में एटीएम विड्रॉवल लिमिट है 40,000 पर डे एज वेल एज ऑटो स्वीप फैसिलिटी। आईडीबीआई बैंक बीइंग मी अकाउंट जो कि यूथ के लिए है, यंग जनरेशन के लिए है,
उनमें एक्सक्लूसिवली डिजाइन बीइंग मी डेबिट कम एटीएम कार्ड और एटीएम विड्रॉवल लिमिट है 25,000 रुपए की। आईडीबीआई बैंक पावर किड्स अकाउंट, अभी किड्स मतलब छोटे बच्चे, अभी उनके लिए छोटे बच्चों के जैसे एटीएम कार्ड उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। 5 ट्रांजैक्शन उन्होंने फ्री कर दिए हैं किसी भी एटीएम में जाके, ठीक है। अभी दूसरा अगला है आईडीबीआई बैंक पेंशन सेविंग्स अकाउंट, जो कि अवेलेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। इनके लिए क्या क्या फीचर्स है, जीरो बैलेंस एज वेल एज इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड का फैसिलिटी। नेक्स्ट इज चौथा है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। चौथा मतलब लिस्ट में चौथा है, ऊपर बहुत सारे होकर गए हैं, यहाँ पे सिर्फ 4th नंबर है इसलिए आई एम सेइंग चौथा। मिनिमम अमाउंट इज 10,000 और मैक्सिमम अमाउंट है 100 करोड़। अभी सीजी का मतलब है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इज वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द इनकम टैक्स। अभी हाउसेस का मतलब क्या है, सबसे पहले जब भी हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स इज डिवाइडेड इनटू 5 हाउसेस, 5 कैटेगरीज। सैलरी के लिए अलग इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस, वो एक हाउस हो गया। हाउस प्रॉपर्टी वो एक अलग, जिसको एचपी बोला जाता है। फिर तीसरा है पीजीबीपी, मतलब बिजनेस रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग। चौथा है कैपिटल गेन्स, जिसमें ये सारी बातें आती है। और पांचवा है अदर सोर्सेस, मतलब ऐसी चीजें जो अदर सोर्सेस से हमको मिलती है उन पे कितना टैक्स बैठेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी शादी में तुमको गिफ्ट्स मिले हैं, अभी ये जो भी गिफ्ट्स है ये अदर सोर्स से आ गए तो वो मिसलैनियस है, तो वो अदर सोर्सेस में चले जाते हैं। तो जो भी कैपिटल गेन वाला है वो आपको उसके लिए भी एक स्पेशल अकाउंट उन्होंने क्रिएट किया है। नेक्स्ट इज स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट, उसमें जीरो बैलेंस है और ऑटो स्वीप फैसिलिटी है। इंपेरियल सैलरी अकाउंट, इंपेरियल सैलरी अकाउंट में गोल्डन डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग अवेलेबल है। क्राउन सैलरी अकाउंट, क्राउन सैलरी अकाउंट में प्री गोल्डन डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एज वेल एज मोबाइल बैंकिंग इज अवेलेबल, ठीक है। और है देखो कितने सारे हैं। स्टार सैलरी, स्टार सैलरी में जीरो बैलेंस प्लस फ्री इंटरनेशनल क्लासिक डेबिट कार्ड। उसके बाद प्राइम सैलरी में भी सेम फीचर्स है। प्राइड सैलरी में भी सेम फीचर्स है, क्लासिक डेबिट कार्ड। इंडियन आर्मी सैलरी अकाउंट में इंटरनेशनल डेबिट कार्ड फ्री दिया गया हुआ है और जीरो बैलेंस जो है वो सेविंग्स अकाउंट है, ओके। अभी ये जो भी प्राइड, प्राइम, स्टार, क्राउन, उसमें देखो जो भी फैसिलिटीज है उसमें एक चीज अलग है कि जो कार्ड है वो फ्री है, देखो। और ऊपर भी सेम सर्विसेज है बट फ्री कार्ड नहीं है, और उसमें देखो क्लासिक, कुछ तो ये अलग टाइप की सर्विस होगी जिसमें अलग अलग फीचर्स उनको दिए जाते होंगे। इंडियन आर्मी के लिए भी जाहिर सी बात है फ्री कार्ड एंड जीरो बैलेंस सर्विसेज अवेलेबल। और लास्ट है हमारा नेवी सैलरी अकाउंट, जिसके लिए जीरो बैलेंस है एंड ऑटो स्वीप फैसिलिटी है, ठीक है। आई गिव यू अ मिनट, गो थ्रू दिस एंड देन उसके बाद हम नो फ्रिल्स अकाउंट के बारे में बात करेंगे। चल, नो फ्रिल्स अकाउंट, नो फ्रिल्स अकाउंट में बढ़ने से पहले काफी लोगों का सवाल होता है कि मैम ऑटो स्वीप फैसिलिटी का मतलब क्या है। अभी ऑटो स्वीप फैसिलिटी जो है ये बहुत सारे अकाउंट्स में एक फीचर दिया गया हुआ है, इसलिए आई डिसाइडेड टू एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, ठीक है। ऑटो स्वीप फैसिलिटी का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में जो भी लिमिट है कि इतना इतना पैसा आपके अकाउंट में चाहिए, अगर उससे ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली बैंक क्या करती है, वो पैसा एक एफडी अकाउंट में ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी बार आपका अमाउंट लिमिट से आगे बढ़ता है उतना अमाउंट एफडी में ट्रांसफर होता जाता है। ऐसे करके ट्रांसफर होते 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 एफडी बड़ी क्रिएट हो जाती है और वो अमाउंट पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि ये सबको पता है कि सेविंग्स पे कम इंटरेस्ट मिलता है और एफडी पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो इमेजिन करो कि बैंक खुद ही
आपके इंस्ट्रक्शंस दिए बिना एक्स्ट्रा की अमाउंट अगर एफडी अकाउंट में ट्रांसफर करता है और आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट मिलते जाता है तो आपके फायदे की बात है। इसलिए ऑटो स्विप की फैसिलिटी काफी लोग प्रिफर करते हैं, क्योंकि कौन ध्यान देगा इतना कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मुझे डालना है नहीं डालना है। बैंक ऑटोमेटिकली कर देती है, आपका काम वहां पे खत्म हो जाता है। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट नो फ्रिल्स अकाउंट। No frills account मतलब non-essential features have been removed to keep the price low. It is a basic banking account and requires either a zero minimum balance or a very low minimum balance. Charges applicable are low, however, services available to such accounts are limited. अभी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंक को मेंटेनेंस चार्जेस नहीं दे पाते हैं, या फिर उनको ना मेंटेनेंस चार्जेस देने के अलावा भी ना उनको ना इतनी सर्विसेज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब उनका सब कुछ कैश ट्रांजैक्शन होता है, या उनको सिर्फ एक चाहिए, बाबा बैंक अकाउंट चाहिए बोल के चाहिए, बस उतना चाहिए होता है, उनको बाकी की चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग नो फ्रिल्स के लिए प्रिफर करते हैं। कम पैसे में बैंक अकाउंट भी बन जाता है और उनको सर्विसेज चाहिए नहीं होती, तो वो उनको मिले ना मिले उससे उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी सेकंड है टाइम डिपॉजिट्स। ये अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो थे डिमांड डिपॉजिट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं टाइम डिपॉजिट्स के बारे में। ये अलग सेक्शन है कंप्लीटली। ओके, इन केस ऑफ टाइम डिपॉजिट्स द फंड्स डिपॉजिटेड कैन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी विथड्रॉन बाय द कस्टमर, डिपॉजिटर और कस्टमर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। They can be withdrawn only after the expiry of the maturity period. और अगर आप उससे पहले विड्रॉ करते हो तो फिर इंटरेस्ट कुछ आपको नहीं मिलेगा। आप मेच्योरिटी पे विड्रॉ करोगे देन एंड देन ओनली यू विल गेट द इंटरेस्ट। All time deposits bear interest payments. The interest rate is generally higher than that of demand deposit. Also, it is higher for longer tenure. मतलब जितना ज्यादा दिनों का आप डिपॉजिट क्रिएट करोगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा, सिंपल सी बात है। ऑल्सो इट इज हायर, हाँ, अ टाइम डिपॉजिट विद इन 1 year मेच्योरिटी विल पे अ हायर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू 6 month। मतलब 1 साल का ऑब्वियसली ज्यादा होगा देन द 6 month वाला टाइम मेच्योरिटी। अभी टाइम डिपॉजिट्स में सबसे पहला ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम कॉमनली एफडी भी बोलते हैं। एफडी के जो रेट्स है, फिक्स्ड रेट होता है, मे बी 8%, 9%, 10%, जो भी रेट है वो फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है 8% पर एनम। The principal is paid only on maturity। और एफडी में एक लंप सम अमाउंट, लंप सम मतलब एक साथ बहुत बड़ी अमाउंट डाली जाती है, थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट डालना, वो ऑटो स्विप में चलता है। बट अगर हमको खुद से एफडी क्रिएट करनी है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट मत डालो, एक साथ बहुत बड़ी अमाउंट आप डाल दो उसके एफडी के अकाउंट में। इफ द डिपॉजिटर विड्रॉज द मनी बिफोर द कंप्लीशन, फिर बैंक पेनल्टी लगाती है और इंटरेस्ट भी कम देती है। ठीक है, लूज कर सकते हो आप इंटरेस्ट को, या फिर आपको ऊपर से भी पैसे देने पड़ेंगे अगर आप बहुत जल्दी अपनी एफडी को तोड़ देते हो। Banks provide highest rate of interest on FD. This interest is mostly paid monthly or quarterly or half yearly or annual basis. TDS applicable होता है अगर आपका 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। ये तो एकदम ही बेसिक सी बात है। अगर आपको कोई भी डिपॉजिट पे, फिर चाहे वो एफडी हो, आरडी हो, या फिर आपके सेविंग्स का भी डिपॉजिट क्यों ना हो, उस पे अगर आपको इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा मिल रहा है तो टैक्स कटेगा, और जो भी इंटरेस्ट है वो आपको टीडीएस कट होने के बाद हाथ में आएगा। मतलब इमेजिन करो कि 10,000 का अमाउंट है, उसके ऊपर कुछ 100-200 रुपए इंटरेस्ट कटा, तो जितना भी अमाउंट है, इमेजिन करो 9,500 का इंटरेस्ट कट गया, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक में आ जाएगा। आपको कहीं पे जाके स्पेसिफिकली जाके इंटरेस्ट भरने का काम नहीं करना है, वो ऑटो कट होता है, उसको बोलते हैं टीडीएस, जिसका मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल को अपन पढ़ते हैं।
Suppose a depositor has made a fixed deposit of 1 lakh for a period of 1 year at interest rate of 10%. At the end of this period, he will receive 1,10,000. Okay. और अभी ये जो 10,000 है ये इंटरेस्ट है और जो 1 लाख है ये प्रिंसिपल अमाउंट है. द अमाउंट मे बी स्लाइटली हायर इन केस ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग. अगर क्वार्टर कंपाउंड करते हैं 3-3 महीनों का तो शायद इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा. ओके. नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम आरडीबी बहुत कॉमनली बोलते हैं. अ फिक्स सम विल बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ. एफडी में कैसे हम लम सम अमाउंट डाल दिए, आरडी में मंथली एक फिक्स सम आपको आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करनी है. ठीक है. पीरियोडिक पेमेंट्स होते हैं. दे आर सुटेबल फॉर पीपल जिनके पास एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं होता है. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास एक साथ 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख पड़े हुए हैं. ठीक है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मंथली बेसिस पे शायद से उतने पैसे मिले, जैसे 20-20 हजार. तो ऐसे लोगों के आरडी बेस्ट एग्जाम्पल है. वो क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक पेमेंट्स करके एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करके उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते हैं और अपना पैसा भी सेफ रख सकते हैं. The depositor has to usually deposit a fixed amount of money every month, minimum of 100 rupees. 100 rupees से लेकर 10,000, 20,000, 1 लाख जितना करना है उतना आप कर सकते हो. अगर आपने पेमेंट करने में गलती की मतलब इमेजिन करो जनवरी का पेमेंट किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सबका पेमेंट किया, अगस्त में पेमेंट करना भूल गए या अगस्त में पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं रहा, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे छोटा सा पेनल्टी आपको भरना पड़ता है. The RD accounts are thus intended for earning good rate of interest on small savings. Okay. Next topic is flexi deposits. Flexi deposits जो है ये according to the name only are very flexible. They give the account holder a higher rate of interest of a fixed deposit and liquidity of a savings account. मतलब it is a hybrid account, a mixture of savings as well as fixed. मतलब इंटरेस्ट भी ज्यादा है और विड्रॉवल करने का जो भी लिमिट है वो भी ज्यादा है. मतलब एक हाइब्रिड अकाउंट हो गया, एक फ्लेक्सिबल अकाउंट हो गया जिसमें दोनों चीजों के फीचर्स उन्होंने कंबाइन कर दिए हैं. कैश नीड्स भी हम हमारे रेगुलरली विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट का जो हायर रेट का इंटरेस्ट है वो भी अपने को मिलेगा. If one wants to make the idle money in his savings account to earn higher interest rate, then flexi schemes might be very helpful. ठीक है. Flexi FD is one type which comes into play when an account holder requires more funds than what he has in his savings accounts. A sweep account is also a type of flexi deposits which lets us account holder fix minimum limit and the balance that exceeds his limit in savings account ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू दी एफडी अकाउंट. जो मैंने आपको ऑटो स्वीप की फैसिलिटी बोली थी उसमें ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है आपके एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी. ठीक है. दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट फीचर ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंकिंग विच इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. दूसरा फीचर क्या है, ग्रांटिंग लोन्स, लोगों को लोन का फैसिलिटी अवेलेबल करवा के देना. तो अभी अपन वो स्टार्ट करेंगे. चलो. A bank lends out money in the form of loans to those individuals and business houses जिनको पैसे की जरूरत है अलग अलग चीजों के लिए. A loan is simply a debt provided by one entity to another at certain rate of interest. This money is actually part of deposit only. जो भी पैसा लोगों से लेते हैं उसका ही तो लोन क्रिएट करके देते हैं. After satisfying the minimum capital requirement. इसको अपन उधार बोलते हैं. लोगों को लोन देना मतलब क्रेडिट और क्रेडिट का मतलब उधार. The main earnings of a bank is the interest from their customers. So it is very essential to lend money to the public. और इसीलिए वो क्या करते हैं, जो लोगों को लोन देते हैं उनका इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई होता है और जो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं उनका थोड़ा कम होता है.
क्योंकि यही इंटरेस्ट रेट के बीच का गैप उनका प्रॉफिट बन के आता है। ओके, अभी अलग अलग टाइप के बैंक लोन देखते हैं। सबसे पहले है टर्म लोन। टर्म लोन क्या है? इट इज अ लोन प्रोवाइडेड फॉर बिजनेस पर्पसेस दैट नीड्स टू बी पेड बैक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम एंड हैज अ स्पेसिफाइड रीपेमेंट शेड्यूल। सबसे पहले एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में आपको पे करना है और उसका शेड्यूल भी स्पेसिफिक रहेगा, जैसे मंथली पेमेंट है, क्वार्टरली पेमेंट है या फिर बाय मंथली पेमेंट है, जो भी है वो स्पेसिफिक रहेगा इन अ टर्म लोन। These are long term loans and can have a duration of 3 to 10 years. ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको काम आएगी। टर्म लोन जो है ये 3 से लेकर 10 साल के बीच का रहता है। इस पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहेगा और जो कि सेम रहेगा पूरे लोन के पीरियड के लिए, या मे बी एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी रह सकता है जो फ्लक्चुएट करेगा, हर महीने अलग इंटरेस्ट रेट या हर 2 महीने में अलग इंटरेस्ट रेट, डिपेंड्स ऑन द बैंक। This interest rate is generally based on benchmark such as LIBOR. LIBOR is London Interbank Offer Rate or base rate of a bank. Excuse me. Sorry. Repayment schedule can be monthly or quarterly or annually. जो भी है वो हमारी बैंक पे डिपेंड करेगा उनका सिस्टम क्या है। Repayment schedule, which includes regular interest and principal payment, is tailored to match the timing and amounts of a customer's cash flows. मतलब कस्टमर के हिसाब से भी डेट सेट की जाती है। कोई कस्टमर बोलेगा कि सर मेरी सैलरी होती है 7 तारीख को, तो आप प्लीज 8 तारीख या मैक्सिमम 10 तारीख की डेट को रख दो, तो उतना फ्लेक्सिबल होता है हमारे मतलब हमारे पेमेंट्स के हिसाब से डेट को मैनेज करके हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स का डेट फिक्स कर सकते हैं। This security can be seized by the bank in case of a default in payments by the borrower. The interest rate is higher than on a short-term loan. When a company wants to purchase fixed assets, it generally makes use of term loans. Also, home loans, educational loans, car loans are also term loans. मतलब बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि होम लोन कुछ अलग है, कार लोन अलग है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ टर्म लोन ओनली। और एक चीज हमेशा याद रखना, 3 साल से लेकर 10 साल के बीच का कोई भी लोन टर्म लोन होता है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब मैंने पहले एक सेशन में भी आपको समझाया था। इमेजिन करो कि आपका करंट अकाउंट है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलती है, बाकी दूसरे किसी को भी नहीं मिलती है। आपके अकाउंट में है 8,000 रुपीज, आपको चाहिए है 10,000, क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, क्योंकि आप सारे पेमेंट्स टाइम पे करते हो, क्योंकि बैंक वालों को आप पे भरोसा है, बैंक खुद से 2,000 अपने पॉकेट में से निकाल के आपको देंगी और आपको बोलेगी कि आपके पास 15 दिन का समय है, आप हमको रिटर्न करोगे। ये सिस्टम को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। हमको ना कोई लोन लेने की जरूरत है, ना कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत है, बैंक अपने आप से ही हमको पैसा दे देती है। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। It means the act of overdrawing than the existing balance from the bank account. Thus, the account holder withdraws more money from a bank account that has been deposited. When an overdraft account, the bank will cover checks which would have been otherwise bounced due to lack of sufficient funds. This facility is generally given for a only short period, only to respectable and reliable customers. Interest is charged on the overdrawn amount. सिंपल सी बात है, जो भी 2,000 रुपए हमने ओवरड्रॉ किए हैं उसके ऊपर छोटा मोटा इंटरेस्ट लेकर हमको वो 15 दिनों में बैंक को लौटाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सपोज अ करंट अकाउंट होल्डर हैज 50,000 इन हिज बैंक और उनकी ओवरड्राफ्ट लिमिट है 70,000 की। इन सच अ केस द कस्टमर कैन विथड्रॉ 70,000 फ्रॉम हिज करंट अकाउंट इवन दो ही ओनली हैज 50,000, और जो 30,000 रुपीज 20,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
आपकी जो ओवर ड्रॉ करने की लिमिट है, जैसे ये महाशय की है 70,000, तो ये कैसे ये चेंज होती रहती है, जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी बढ़ती है। ठीक है, 70,000 से 1 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, डिपेंड्स ऑन दैट सिबिल स्कोर। ठीक है, इसीलिए लोग हमेशा बोलते हैं कि अपना सिबिल स्कोर बढ़ाओ, आपको बिजनेस में फायदा होगा। ये फायदे होते हैं, एक्स्ट्रा के पैसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट. It is a short-term advance made by banks to its borrowers. Cash credit बहुत short term होता है. Cash credits are generally offered for businesses. It is a working capital facility to finance day-to-day requirements of a business. The working capital funds are generally required for purchase of raw material, payment of wages, power charges, debtors. By granting this facility, a bank allows the borrower to withdraw money up to certain fixed amount sanctioned by the bank. Certain securities and guarantees are to be provided by the borrower as per bank rules. अभी आप बोलोगे कि मैम कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क है? फर्क ये है कि ओवरड्राफ्ट में तुमको कुछ कोलैटरल नहीं देना पड़ता कि रख लो मेरा सोना, रख लो मेरी गाड़ी की चाबी, ले लो मेरे घर की चाबी, ले लो। कैश क्रेडिट में कुछ देना पड़ता है गिरवी, तब जाके अपने को ये एक्स्ट्रा का पैसा मिलता है। ओवरड्राफ्ट में आपके सिबिल स्कोर को देख के दिया जाता है, कैश क्रेडिट में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए दिया जाता है, बट बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखा जाता है। ठीक है, कोई ना कोई टाइप की गारंटी आपको देनी पड़ती है। कैश क्रेडिट की फैसिलिटी जो है ये आपको हर साल रिन्यू करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग। इफ बोरोवर डिफॉल्ट इन पेमेंट, डिफॉल्ट का मतलब है पेमेंट ना करना या पेमेंट करने में चूक जाना, a bank can take action as per the rules of that bank. ठीक है, नेक्स्ट इज परचेसिंग डिस्काउंट्स ऑफ बिल्स। अब ये बहुत सिंपल है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैंने माय नेम इज नेहा, ठीक है, इमेजिन करो कि मेरा कोई फ्रेंड है और उसका नाम है पूजा। ठीक है, तो पूजा को मुझे देने हैं 5,000 रुपीज, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो अभी पैसे है नहीं, तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगी, मैं ड्रॉवर बन गई। जो भी पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है वो ड्रॉवर है, जो भी पर्सन को पेमेंट मिलता है वो होता है पेई, और जो पर्सन पे करता है वो है ड्रॉई। तो मैं क्या करूंगी, मैं एज अ ड्रॉवर मेरे बैंक को ड्रॉई बनाऊंगी और उनको बोलूंगी कि पूजा को पे ही है, उनको पैसे आप दे दो। तो ये जो बैंक पैसे देगा मेरी फ्रेंड को, उसके बदले में मैं कोई ना कोई छोटा मोटा कमीशन चार्ज करते हैं और उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। वो अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर बाय वन पार्टी। ड्रॉवर मतलब कौन, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। ड्रॉई मतलब कौन, जो पे करता है। और पेई मतलब कौन, जिसको पैसा मिलता है। टू पे अ सर्टेन सम इधर इमीडिएटली मतलब तुरंत, जब भी आपको बिल दिखेगा एट साइट, जब भी आपके हाथ में बिल आएगा तब आपको पैसे देने हैं, या फिर किसी फिक्स्ड डेट पे। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उस पर डेट लिखी रहेगी, वो डेट पे पैसा दो, अगर डेट नहीं लिखी है तो तुरंत पैसा दो। दो ऑप्शंस रहते हैं। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो अपन चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्या बैंक्स की मदद से हम पेमेंट्स करते हैं और डिस्काउंटिंग के तौर पे बैंक को एक छोटा मोटा कमीशन चार्ज होता है। आई एम प्रीटी श्योर 12th के अकाउंट्स में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर होगा, उसमें आपको पता होगा कि डिस्काउंटिंग एग्जैक्टली क्या होता है। हेंस आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी मच डिटेल फॉर दिस टॉपिक। ओके, in case of bill discounting, a bank takes the bill drawn by borrower on his customer and pays him immediately after deducting some amount. और ये जो डिडक्ट की हुई अमाउंट है इसको बोलते हैं डिस्काउंट या कमीशन। बैंक जो है वो आपके पैसे चुकाती है और बदले में आपसे एक फी लेती है जिसको डिस्काउंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सप्लायर ऑफ टाटा मोटर सेल्स ऑन क्रेडिट मतलब उधार and is to receive payment after 2 months,
he can actually discount the bill and get upfront payment from the bank. बट अपफ्रंट पेमेंट मिलाने के लिए उसको थोड़ा बहुत बैंक को डिस्काउंट के तौर पे कमीशन देना पड़ेगा. वो जो कमीशन है वो बैंक अपने पास रखेगी और उनको बाकी का पैसा दे देगी. ठीक है. पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये जो है वर्किंग कैपिटल का सोर्स बन जाता है और कंपनी को जब भी इमीडिएट नीड ऑफ कैश होती है तब बैंक इनको प्रोवाइड करती है. छोटे मोटे डिस्काउंट से उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको तुरंत पैसा चाहिए होता रहता है. तो एट दैट टाइम बैंक कम्स टू हेल्प देम. ठीक है. तो आज का जो लेक्चर है ये यहीं पे एंड करेंगे और टुमारो वी विल टॉक अबाउट सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक. Secondary functions of bank is the last topic of your first chapter. ये जो है secondary functions ये अपन एक lecture में cover कर लेंगे and then उसके बाद तुरंत we will start your second chapter. ठीक है. चलेगा. If you have any doubts, please mention them in the comments and I will try my best to solve them in the session or in the comment section itself. Okay. See you guys tomorrow and if you haven't subscribed to our channel, please do क्योंकि we post a video almost every day of all subjects of FY BCom. ठीक है. मतलब आपको आपकी जो तैयारी है आपके एग्जाम्स की वो इजीली हमारे चैनल के थ्रू हो जाएगी. ओके. चलो गाइस, बाय बाय.